हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो पॉलिनोमियल्स का पार्ट वन हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जहां हमने जाना कि इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है और हम नेचर से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, नेचर से कम्युनिकेट किस तरह से कर पाते हैं। अब ये उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है, ये पार्ट टू है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो जीरोज होते हैं आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन के और जो उनके कॉफिशियंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन है। और इसके बाद जो पार्ट होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं। खैर, हमारी बुक में उसका एल्गोरिदम दिया हुआ है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने उस चीज को डिस्कवर कैसे किया। देखो, हम एक वे जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, तो उससे हमारा डिवीजन का पर्पस तो पूरा हो जाता है। लेकिन जो नॉलेज का पर्पस है वो ये है कि हम ह्यूमंस ने उस प्रोसेस को एक्चुअली में ढूंढा कैसे होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहले तो करेंगे कि जो रिलेशन है कॉफिशियंट्स का और रूट्स का, पहले हम उनको ऑब्जर्व करेंगे एंड डिस्कवर करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। एंड देन डिवीजन के उस एल्गोरिदम को हम ह्यूमंस ने कैसे डिस्कवर किया था, हम उसको देखेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आप लोग जो मेन नॉलेज है वो ग्रहण करोगे एंड देन उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट होगा और बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा। तो देखो, क्योंकि ये पार्ट टू है तो ऑब्वियसली मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पार्ट वन को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि पार्ट वन एक्सप्लोर नहीं करोगे तो उसके आगे के पार्ट ये डिसकंटिन्यूड फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए पहले पार्ट वन एंड देन ये वाला लेक्चर आप लोगों को देखना है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो। और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लोर करने के बाद ही इसमें आओगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर चीजें पैटर्न में है, सीक्वेंस में है, और वहां पर बेस्ट पार्ट ये है कि वहां पर कुछ ऐसे टास्क भी आप लोगों को मिल जाते हैं जो आपकी थिंकिंग पावर को एनहांस करेंगे। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं और यहां पर हम लोग जानते हैं कि देखो, हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है एंड बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। यानी कि यहां पर सिंपली आपके लिए क्या हो जाता है, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन की, लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4 एंड देन उसके आगे 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलता रहता है। तो अब देखो, यहां पर जीरो से क्या मतलब है वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जब आपने किसी इक्वेशन में, जैसे कि आपके लिए लीनियर इक्वेशन है y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस फॉर्म में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अगर क्वाड्रेटिक लिखूं तो वो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिग्री 2 चाहिए, प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखूं तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक लिखूं तो वो आ जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो इस तरीके से बस कॉफिशिएंट्स हम लोग लिख देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में चीजों को शो करना, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन होगी उसमें एबीसीडी की अपनी वैल्यू होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी वो इक्वेशन नजर आएगी और उसका ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा। अब बात ये आती है कि इसके कितने रूट्स होंगे। ऑलरेडी ऑब्जर्व, मैक्स टू मैक्स इसके रूट्स, और सॉरी, इसके तो एक रूट होगा ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाता है। वेयर एज क्वाड्रेटिक के अंदर कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। क्यूबिक के अंदर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम 3 रूट्स और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4 रूट्स, यानी कि बेसिकली जिसकी जो डिग्री है उसके उतने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं कि क्यूबिक के 3 ही हो सकता है उसका सिर्फ एक ही रूट हो, ठीक है। तो इस बारे में भी हमें सोचना है, अभी हम आगे इसके बारे में सोचेंगे। तो अब यहां पर बात यह आती है कि अगर हम जैसे अपने टेक्स्ट बुक में जाते हैं तो बेसिकली बहुत सिंपल से, अगर अपन एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं तो बड़े सिंपल से इक्वेशंस वहां पर दिए हुए हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि हमने इक्वेशन को स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद जो उसमें रिजल्ट आया है, जो उसके रूट्स की वैल्यू आई है, उसको उसके कॉफिशिएंट के साथ ऑब्जर्व किया है एंड देन उस रिजल्ट तक हम लोग पहुंचे हैं। बट ये ट्रेडिशनल वे मतलब जो है उससे थोड़ा सा हटके है, बट एक हम रियल वे को भी ऑब्जर्व करते हैं। और वो क्या है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं, लीनियर इक्वेशन को देखूं, क्यूबिक इक्वेशन को देखूं और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं, तो अगर मुझे ये इक्वेशंस बनानी है तो यहां पर मुझे क्या करना होगा। तो हम मल्टीप्लीकेशन वाले प्रोसेस को एक बार जरा ऑब्जर्व करते हैं। पहले वो क्या है कि यहां पर हमें पता नहीं है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। कि अगर मैं कहूं कि एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिंपली एक लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको दूसरे लीनियर इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई सी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास ए डी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ए सी, ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो मैंने इसको कैपिटल ए लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर, ए डी दोनों कांस्टेंट हैं, तो मैंने ए, अब देखो यहां से मैं एक्स को कॉमन ले लूं अगर, तो ए डी कांस्टेंट है प्लस बी सी कांस्टेंट है, तो यहां से एक्स कॉमन लेके यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक कांस्टेंट होगा। तो मैं उसका जो भी रिजल्ट है वो कैपिटल बी मान लेता हूं, प्लस बी डी एक कांस्टेंट है उसको सी मान लेता हूं। अब ये देखो,
जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया कि दो लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। सिंपल, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं एक लीनियर इक्वेशन अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि ई एक्स प्लस एफ, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन। क्यों मिलेगा? सिंपली सिंपली यहां पर कॉमन सेंस का यूज करते हैं। देखो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स की पावर टू देंगे। अब ये एक्स की पावर टू जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स की पावर थ्री देगा। तो सबसे बड़ी पावर जो यहां पे निकल कर आएगी वो एक्स की पावर थ्री होगी। तो अगर मैं इसमें जी एक्स प्लस एच कर दूं तो देखो ये बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली लीनियर इक्वेशन को दो बार मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को दो बार मल्टीप्लाई, सॉरी क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करोगे तो बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। और इसी से आप समझ गए होगे क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इज बाई क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई लीनियर इज क्यूबिक, या फिर लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर इज क्यूबिक। लॉजिक हमारे पास खुद ब खुद निकल कर आ गया, नेचर ने हमें खुद डिस्कवर करवाया। तो अब इससे क्या, यहां पर हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई, लेकिन अब इससे हमें ना एक एक्चुअल पैटर्न मिलेगा ऑब्जर्वेशन का। जो हम ये रिलेशन ढूंढ रहे हैं ना, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हमें रिलेशन पढ़ना है कि रूट्स जो कि अल्फा बीटा लैम्डा के फॉर्म में आपको रूट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिखाए हुए हैं, उनका कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है उसको ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अब देखो कैसे। अब हम ये जानते हैं, चलो अब ऑब्जर्वेशन के जरिए ही हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट से निकलकर आएगी। पहले यहां पर ले लो y इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स चाहिए, तो आप y की वैल्यू को क्या लोगे, जीरो लोगे। तो आपके पास हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं, देखो दो लीनियर को मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक आया है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स सोचो, यहां पर रिवर्स होगा। यहां पर मान लो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, अब ये स्प्लिट होने के बाद मान लो कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी मल्टीप्लाई कैपिटल सी एक्स प्लस डी बन जाता है, और ये हो जाएगा, बन क्या जाता है, ये यही बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो दो लीनियर के मल्टीप्लीकेशन से ही आया होगा। अब क्योंकि ये जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ये प्रोसेस हम लोगों ने 9th ग्रेड में सीखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो। तो इससे आता है मेरे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, एंड सी एक्स प्लस डी भी मेरा जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास माइनस डी अपॉन ए। इसका मतलब ये होता है कि एक्स की अगर ये वैल्यू होगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती, एक बार में एक ही वैल्यू होगी। एक्स की अगर ये वैल्यू यहां इनपुट दोगे दोनों एक्सेस में, तो ये जीरो बन जाएगा इस वैल्यू की वजह से, जिसकी वजह से जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो। और अगर माइनस डी अपॉन सी, सॉरी माइनस डी अपॉन सी जब डालोगे इन दोनों में, तो ये जीरो नहीं बनेगा बट ये जीरो बन जाएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू जीरो, और इन्हीं को हम कहेंगे इस इक्वेशन के जीरोस, या फिर मैं कहूं इनको हम कहेंगे रूट्स, इनको हम कहेंगे रूट्स कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि इन रूट्स का इनके कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। तो उस पे पहुंचने से पहले अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मैं यहां पर यह कर सकता हूं कि यार अगर इनके रूट्स को देखूं मैं, और क्वाड्रेटिक को नहीं, लीनियर फॉर्म में जो ये स्प्लिट है अगर मैं उस फॉर्म में देखूं, तो ये इक्वेशन देखो मेरी कैसी बनती है। मैं क्या करता हूं, पहले वाले पार्ट में से, और ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, और यहां पे है ए एक्स प्लस बी, तो मैं इसको लिखता हूं एक्स प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। ए मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है। सिमिलरली यहां से मैं सी कॉमन ले लेता हूं, और यहां बचेगा एक्स प्लस डी अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ए और सी कांस्टेंट है, जीरो से डिवीजन में जाएंगे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स। अब रूट क्या है, माइनस है, रूट क्या है देखो माइनस में दिया हुआ है, तो मैं यहां लिखता हूं माइनस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रूट अवेलेबल है, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं एक्स माइनस माइनस सी, सॉरी माइनस डी अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इससे मैं क्या सीख पा रहा हूं, ठीक है, इससे मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं उसको देखो, कि मैं यहां पे अगर एक रूट को अल्फा बोलूं, दूसरे रूट को मैं बीटा बोलूं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। और ये बात हम लोगों ने याद नहीं करी, हमने यहां पर इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, तब मैंने इसको देखो यहां पर ऐसे लिख दिया। इट मींस इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, इसके दो ही रूट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, काम खत्म, ठीक है। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, इसके तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा लैम्डा,
तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा मल्टीप्लाई x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ट्रांसफॉर्म होके यही बन जाएगा। और अब अगर सोचोगे तो आपने रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन ऑलरेडी ढूंढ लिया है। जरा सोच के देखो, बस थिंकिंग पावर को थोड़ा एनहांस करके देखो। तो यहां पर रिलेशन क्या मिलता है वो अब हम डिस्कवर करेंगे। और वो डिस्कवरी कैसे होगी, हमने डिस्कवर कर लिया कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू वाई। रूट्स निकालने के लिए मैं वाई को 0 ले लूंगा। तो अब अगर मैं इसके रूट्स को निकालूं तो वो बेसिकली क्या बनेगा, 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x में कॉमन लूंगा तो यहां आएगा x प्लस 2, माइनस 1 को कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसके दो रूट्स आ गए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये है अल्फा, ये है बीटा। अब मैं इस इक्वेशन से सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, 1/3 है, तो x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा जो कि है आपके लिए माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। जस्ट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये इक्वेशन आता है या नहीं। आ गया तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहां पे बन जाता है x मल्टीप्लाई x इज x²। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे लिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पहले प्लस कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस में 2x, ये बन जाएगा माइनस x/3 और यहां पे आ जाएगा माइनस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लेते हैं। 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 3 को यहां लेके जाता हूं, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड हेंस जो हमने देखा था वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि इतना लंबा चौड़ा हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली में जब हम इनको स्टडी कर रहे हैं हमें पहले से थोड़ी पता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है। इट्स जस्ट कि हमने एक इक्वेशन को देखा, उसके रूट्स निकाले और हमने ये डिस्कवर किया कि उस इक्वेशन को x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा मल्टीप्लाई x माइनस लैम्डा, क्यूबिक है तो, बाई क्वाड्रेटिक है तो x माइनस गामा भी कर दो, क्वाड्रेटिक है तो x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा इक्वल टू 0 करके हम उसी इक्वेशन तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली रूट्स से आप इक्वेशन बनाते हो और हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन से रूट्स को ढूंढते हैं। यानी कि ये सीढ़ी चढ़ने और उतरने जैसा प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन को ढूंढने लायक बन चुके हैं। और वो रिलेशन हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जर्व करके। तो भाई मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो उसमें दो रूट्स होंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा मैंने पहले ही कॉमन लेके लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करने के लिए आपका यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है बट यहां x का कोफिशिएंट a है, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करेंगे और a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन लिया तो ये बन गया x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। a से मल्टीप्लाई करोगे ax², a से मल्टीप्लाई करोगे a से a डिवाइड हो जाएगा, bx बचेगा, a से मल्टीप्लाई करोगे a से a डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। ठीक, चलो अब इस a को यहां लेके जाओ और ये बन गया आपके लिए 0। 0 डिवाइड बाई a 0। अब आप कर सकते हो क्या, कंपैरिजन। ठीक है, चलो कंपैरिजन कर लो क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही चीज है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें तो यहां पे प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो आप क्या करो, प्लस बाहर लो और एक और ब्रैकेट लगा के माइनस डाल दो, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो अब यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो कंपेयर करें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इस माइनस को यहां उठा के ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। डिस्कवर्ड, हमने नहीं बनाया, हमने ढूंढा। ठीक है, अगली चीज आती है प्लस सी अपॉन ए और यहां पर प्लस का ही साइन है, तो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज सी अपॉन ए। अगेन डिस्कवर्ड, को मिल गया। अब आप खुद से एक बार क्यूबिक इक्वेशन का खुद से ढूंढो और आपको वो रिलेशन मिल जाएगा। एंड आप लोगों के लिए एक टास्क भी होगा यहां पर, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक का भी ढूंढना।
एक्स टू द पावर 5 यानी डिग्री 5 के लिए भी ढूंढना और डिग्री 6 के लिए भी ढूंढना, और उसको लिख के रख लेना। जब आप 11th में आओगे तो इसी चीज के अंदर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, और उस पैटर्न को ही 11th ग्रेड में और 12th ग्रेड में टीचर्स क्या करते हैं, उसको एज ए ट्रिक बच्चों को याद कराते हैं ताकि जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर सको। बट वो ट्रिक नहीं है, वो डिस्कवरी है जो आप खुद से कर सकते हो, और उसको रटने की बजाय आप उसको समझ सकते हो, और भूल भी गए तो उस समझ की वजह से आप चुटकी बजा के विद इन 30 सेकेंड्स उस चीज को खुद से बना के, अगर एग्जाम में भूल भी गए तो सेल्फ खुद के दम पर उसको बना के आप उस एग्जाम में दोबारा से लिख सकते हो, और उस क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ोगे, करके आओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रायोरिटी नॉलेज को देनी है। नॉलेज होगी तो मार्क्स मेरे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मार्क्स के पीछे भागते भागते अगर मैं रटने की आदत डाल लूंगा, चीजों को लॉजिकली कनेक्ट नहीं करूंगा, तो फिर वो पढ़ाई मेरे लिए कमजोर पढ़ाई होगी, अधूरी पढ़ाई होगी, और अधूरा ज्ञान हमेशा से डेंजरस रहा है। ठीक है, चलो तो देखो ये हो गया। अब आप पॉज करो, क्यूबिक के लिए आप उसको ढूंढ के देखो और बताओ कि क्या रिलेशन है, और देखो आप खुद से ही वो रिलेशन निकाल लोगे, आपको उतना खतरनाक वे में उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा और आपने उस रिलेशन को ढूंढा होगा। बाकी अब मैं उसी चीज को करने जा रहा हूं। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो कैसे बनेगा, 3 रूट्स होंगे, ये रहे 3 रूट्स इक्वल टू 0। सिंपली मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से हम गुजरेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स क्यूब, ये हो जाएगा मेरे लिए माइनस लैम्डा एक्स माइनस, अब ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। ठीक है, इसको करने से पहले मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस लैम्डा, एक्स कॉमन ले लिया और माइनस मैंने यहां कॉमन लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई लैम्डा। अब इसकी बारी, तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स और यहां पे आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा लैम्डा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगेन ऑब्जर्वेशन, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे है एक्स क्यूब माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा, माइनस कॉमन आ चुका है इसलिए प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई लैम्डा और यहां पर एक्स भी है। ठीक है, माफ करना, देखो ये एक्स है, अल्फा प्लस बीटा और लैम्डा को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स लिखना मैं भूल गया था। ठीक है, चलो तो भाई एक्स यहां से कॉमन लेंगे प्लस में और बचेगा क्या, अल्फा लैम्डा। ठीक है, तो पहले अल्फा बीटा लिखो सीक्वेंस में, अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस अल्फा लैम्डा और यहां पे बचा एक्स माइनस अल्फा बीटा लैम्डा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, अल्फा बीटा, बीटा लैम्डा, लैम्डा अल्फा, अल्फा लैम्डा। ठीक है, ये तीनों मैंने यहां लिख दिए, एक्स कॉमन ले लिया और यहां पर ये आ गया। अब कंपैरिजन करना है। ठीक है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, कॉफिशियंट 1 है तो एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0 एंड आवर वर्क इज डन। ठीक है, जिन चीजों को हम याद करते फटाक से हमने खुद से उसको डिस्कवर कर लिया। बी अपॉन ए यहां पर माइनस है तो इट मीन्स कि माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो इस माइनस को यहां से हटा के इस साइड ले जाओ, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा लैम्डा अल्फा लैम्डा, अल्फा बीटा बीटा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा। ठीक है, अब आते हैं डी अपॉन ए पे, तो यहां पर आएगा डी अपॉन ए, तो यहां आएगा माइनस अल्फा बीटा लैम्डा इक्वल टू दिस, और इस माइनस को यहां उठा के लेके चलते हैं माइनस। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक ईस्टर एग, ठीक है, जो कि आप डिस्कवर करोगे उस पैटर्न को। यहां पे ये सिंगल सिंगल है, यहाँ पे 2 रूट्स प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट में आपका ये किस तरीके से जा रहा है, अगर 3 रूट है अल्फा बीटा लैम्डा, इस पे एक सर्कल बना लो। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा लैम्डा लैम्डा अल्फा, जहां से शुरू हुआ जब वहां पे पहुंचे तो एंड हो गया। पैटर्न ऑब्जर्व करो। ठीक है, नेचर में हर चीज के अंदर एक पैटर्न है, वो हमें दिखाना चाहता है और हम देख के बता रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है, ये दिख रहा है तो हमने उस हिसाब से पैटर्न बनाया। अब अल्फा बीटा लैम्डा है तो अल्फा बीटा लैम्डा, जब लैम्डा एक ही बार में आप लैम्डा तक पहुंच गए देन इट्स एंड। ठीक है, जैसे यहां पे लैम्डा तक पहुंचे देन इट्स एंड, अल्फा बीटा लैम्डा देन इट्स एंड। तो इसका मतलब क्यूबिक के अंदर क्या होगा, अगर इस पैटर्न से बढ़ूं मैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा प्लस गामा, इस तरीके से ले लेते हैं, वो होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा बीटा लैम्डा लैम्डा गामा
गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, पैटर्न आ रहा है। देन अल्फा बीटा लेमडा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गामा गामा, ठीक है, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, बहुत सारा होगा जो कि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, वो होगा आपका माइनस डी अपॉन ए के, और फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो होगा आपका डी के बाद ई आता है ना, ई अपॉन ए के बराबर होगा। वो आप खुद करोगे, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए और डिग्री 5 के लिए भी, और उसको लिख के रखोगे। 11th में मैंने इस चीज को किस तरीके से डिनोट करना है वो 11th में थोड़े चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो वो डिनोट करना हमें समझ आ जाएगा, वो पैटर्न हम लोग डिस्कवर कर लेंगे। एज अ ट्रिक उसको याद नहीं करेंगे, एज अ डिस्कवरी हम अपनी नॉलेज के लाइब्रेरी में उसको रखेंगे, ठीक है। तो देखो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना कितना ज्यादा आसान है। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में क्या कहेंगे, प्रूव दैट कि ये इसके रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन और हम इन्हीं चीजों को एज अ फॉर्मूला यूज कर करके वहां पर प्रूव दैट कर रहे होंगे। लेकिन एक बात को अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर ये जो रिलेशन है ये तभी वर्क कर रहे हैं थोड़ी नॉलेज की एनहांसमेंट के लिए, ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन पे करें कि इस क्यूबिक इक्वेशन के, ठीक है, जो ये क्यूबिक इक्वेशन है ये इसके 3 रूट्स होंगे तभी ये वर्क कर रहा है। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के, जैसा कि मैंने बताया, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, अगर उसके 2 रूट हुए तो ये चीज काम नहीं करेगी। लॉजिकल बात है, ऑब्वियसली लॉजिकल बात है कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीसरा रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब वो कहां गया भाई, अगर तीसरा रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एक इमेजिनरी रूट बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर हम लोग 11th में जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। और स्टार्टिंग, आप जब 11th की स्टार्टिंग करोगे ना, वहीं पर मैं आपको इमेजिनरी नंबर को फिजिक्स के अंदर ही समझा दूंगा, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वीडियो बनी है इसलिए पहले से बता पा रहा हूं कि वहां पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये रिलेशंस हम खुद ढूंढ सकते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको ना ये चीजें याद नहीं कराई हैं, क्यों याद नहीं कराई हैं, मैंने आपको सही राह दिखाई है। अब आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि आपको वो राह पता है, करना क्या है वो पता है। जब आप खुद करोगे ऑटोमेटिकली अगले स्टेप में आपको ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, बिकॉज आपने सही वे में और सही राह पर चल के चीजों को डिस्कवर कर लिया, और जब आप खुद से उसको डिस्कवर करोगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। प्लस इसका एक बेनिफिट ये होगा कि ये टीचर आपको याद कराए, इससे बेटर ये है कि ये टीचर आपको राह दिखाए और आप उस राह पे चल के अपनी क्यूरियोसिटी से चीजों को समझो, जिससे कि आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी में एक एड्रेनलिन रश आता है और आप चीजों को समझने के लिए फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और ऐसे केस में ब्रेन कोई भी चीज कभी नहीं भूलता है, और अगर वो भूल भी जाता है एज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो वॉलेटाइल होती है, डिलीट हो जाती है कभी कभी, तो वो क्योंकि वो वे जानता है वो फिर से उसको डिस्कवर कर लेगा। इट मींस लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए हमारे पास काम हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही चीज करनी है, जब भी मैं कोई लेक्चर यहां पर दूंगा उसके बाद आप लोगों को उसी चीज को अपनी बुक से सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि अब आप जानते हो कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर कोई बुक मुझे बुक का अनट्रेडिशनल लगता है, जो एक्चुअल में जो वे है उससे हटकर है, तो वो वे मैं आपको हमेशा बताऊंगा, और फिर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज वहां से ग्रहण कर सकते हो। बुक वाला भी देख लेना कि इन्होंने क्या किया, और अपनी तो हमारे पास है ही, वो भी नॉलेज हमारे पास रहेगी। तो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, बुक की नॉलेज भी है, यानी कि संपूर्ण ज्ञान, और बुक ने जो किया वो भी समझ आ जाता है। बुक ने कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म से स्प्लिट किया, और फिर उन्होंने कहा कि माइनस बी अपॉन ए को रूट्स के सम के साथ कंपेयर कर लो, और आपका रिजल्ट वहां पर आ गया, और उन्होंने उससे बोला कि ये और ये इक्वल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये है वो करेक्ट एल्गोरिदम जिससे हम मैथमेटिशियंस ने इसको ढूंढा था, ठीक है। चलो, तो भाई ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग से पार्ट की बारी है, और वो पार्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो इस चीज को जब भी मैं देखता था ना, जब मैं खुद छोटा था, आपकी एज में था, तो मैं सोचता था कि यार डिवीजन तो कर लिया, लेकिन ये हमने डिस्कवर कैसे किया। हमें तो बस यार ये पता चल गया है कि ऐसे बनाओ, ऐसे लिखो, इसको इससे एक एक बार मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसा बनाने के लिए ये करो, अगर प्लस है तो माइनस लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, करते जाओ, जब जीरो आ जाएगा काम हो गया, ठीक है। हमने ये करके तो देख लिया, लेकिन लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि यार ये एक इस एल्गोरिदम को मैथमेटिशियंस ने ढूंढा कैसे होगा। अब ना वो किताबों में है, ना कहीं से मुझे पता चल रहा था, और हमारे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में जो प्रोसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको हम लोग रिवर्स मेथड बोलते हैं, और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूं तो इसलिए मैं कहता हूं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, कि हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करके हम लोग इस प्रोसेस को डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं से ये रिसोर्स नहीं मिला कि एक्चुअल में इसको कैसे ढूंढा गया होगा, तो मैं यहां पर अपना जो प्रोसेस है, जिसे मैंने खुद इसको अपने वे में ढूंढा, तो मैं वो प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूं। और मुझे 95% ऐसा लगता है कि उस जमाने में इसको इसी तरीके से ढूंढा गया होगा,
ठीक है। तो अब वो क्या है कि यार हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये है कि इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, हमने देखा कि यार दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना तो इजी है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे लिख दिया, इसको इससे इसको इससे इसको इससे लिख दिया, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था एंड देन सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन अब अगर मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड करना हो x प्लस वन से या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, ठीक है, तो मैं उसको डिवाइड कैसे करूं, ये हमारे पास चैलेंज है। और क्योंकि हम भी नहीं जानते डिवाइड कैसे करना है, तो हम उसी जमाने में पहुंच गए जब इसका प्रोसेस अननोन था, वो एल्गोरिदम जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो अननोन था। तो हमारे पास अपने आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि हम इस प्रोसेस को डिस्कवर करें, तभी तो हम एक खोजकर्ता बनेंगे ना, तभी तो हम एक ट्रू मैथमेटिशियन बनेंगे, तभी तो हम एक ट्रू साइंटिस्ट बन पाएंगे या ट्रू इंजीनियर बन पाएंगे, तभी तो हम इस दुनिया को नई टेक्नोलॉजी लाकर दे पाएंगे। जब हम सोचना सीखेंगे तभी तो हम कुछ क्रिएट करेंगे, इनोवेट करेंगे, और जब इनोवेट करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी दुनिया को देंगे। और इसी स्टेम में तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन्हीं वेदास के जरिए तो हमें दुनिया को जीतना है, और इनके जरिए हम इंडिया की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो, चैलेंज हमें समझ आ गया। ठीक है, इस चैलेंज को हम पूरा कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यार ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको मैं फाइनल इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और यहां पर चीजें एडिशन के फॉर्म में है। ठीक है, यहां पर चीजें क्या है, एडिशन के फॉर्म में है। तो अब हमने कहा कि यार अगर मुझे डिवाइड करना सीखना है तो मुझे डिवीजन को ऑब्जर्व करना चाहिए। जितना ज्ञान है उस ज्ञान को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और उसको यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो प्रोसेस हमें मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने कैसे ढूंढा था, हमने कहा था कि यार 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 लिखो, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें 9 को, 1 आएगा, अगर 1 आ गया तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर 9 आएगा, देन 1 0, एक बार पॉइंट आ गया तो 0 आता रहेगा, 3 3 3। अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस भी हमने रटा ही है, हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। तो अब यहां पर समझते हैं कि मैंने एक 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही लग रही है, 10 फुट की लाइन, 10 इंचेस की लाइन ले ली। ठीक है, अब अगर मैं इसके 3 बराबर हिस्से करना चाहूं तो पहले 1 1 इंच का गैप बना लेता हूं, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मुझे इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं, डिवीजन का मतलब क्या है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो उस लेंथ के 3 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, तो यार मैं 3 से अगर इसके 3 बराबर हिस्से करने जाऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 3 से तो थोड़ा बड़ा होगा, 4 से वो छोटा होगा, क्योंकि 4 के अगर मैं 3 गुने हिस्से पे जाऊं, थोड़ा मैथमेटिकल थिंकिंग को हम बढ़ा रहे हैं। अगर मैं 3 को देखूं और 4 को देखूं, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 12 है, और 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 है, और 10 जो है वो 12 से छोटा है और 9 से बड़ा है। इसका मतलब कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करना चाहता हूं तो इसका जवाब 3 और 4 के बीच में ही आएगा, क्योंकि अगर 9 होता, 9 को 3 से डिवाइड करता तो 3 आ जाता, 4 को 3 से डिवाइड करता तो 12 आ जाता, लेकिन मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है। और यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ, कि मेरा जो 10 है ना, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो 3 से डिवाइड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 डिवाइड बाई 3 विल बी लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। तो यानी कि ये रहा 3 और ये रहा 4, यानी आंसर कहीं इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब हम ट्रेडिशनल वे में चलते हैं कि यार 3 से डिवाइड करना है तो 3 के 3 हिस्से देखते हैं। तो भाई एक हिस्सा ले लिया मैंने, 3 3 और ये रहा 3। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए, और इसका एक हिस्सा मैंने उठा लिया क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 यूनिट आ गई, यहां लिख लेता हूं 3 यूनिट आ गई। ठीक है, 9 का एक तिहाई ले लिया, 9 का 1/3 हिस्सा यानी कि 3 मैंने यहां पर रख लिया। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, जो बचा उसको देखो। ठीक है, बचा मेरे पास एक हिस्सा। ठीक है, ये एक हिस्सा बचा। अब इस एक हिस्से के अगर मैं एक तिहाई हिस्से 3 हिस्से कर दूं, ठीक है, इस एक पार्ट का अगर मैं 3 हिस्सा कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहां पर +1/3। ठीक है, 3 + 1/3। और ये देखो बेसिकली ये क्या है, ये देखो 3 3 9 + 1 10/3 के ही इक्वल है। ठीक है, तो मैं 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे वो रिमेनिंग एक हिस्सा मिल जाए। अब मैं वापस से इसी चीज को तो डिवाइड कर रहा हूं, मैं इस एक को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्योंकि ये एक है तो एक को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1/3 होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस एक को जब मैं पॉइंट लगाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली उसको 10 यूनिट से डिवाइड कर दे रहा हूं, यानी कि इसी एक हिस्से को जूम अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, मैंने जूम करके इसको 10 हिस्सों में बांट दिया। 10 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को अब 10 mm कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 10 mm कर दिया, और 1 सेंटीमीटर आपका 10 mm के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि आपने उसको 10 हिस्सों में और बांट दिया, तो पॉइंट सेंटीमीटर से आप चले गए मीटर में, ठीक है, पॉइंट लगाने से आपने क्या किया, उसको 10 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और अब वापस से डिवीजन किया, तो वापस से यार उसके 10 हिस्से हो गए हैं, ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, वापस से 3 हिस्से उठा लोगे, ठीक है, वापस से 3 हिस्से उठाए, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है, ये देखो 3 हिस्से, फिर से 3 हिस्से, और बच गया क्या आपके पास अगेन एक हिस्सा, तो 9 से आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर से आपके पास क्या बचेगा, एक हिस्सा। अब अगली बार क्या है, क्योंकि एक ही बार पॉइंट लगाया, अब पॉइंट की भी ऑब्जर्वेशन हमें इस हिसाब से तो करनी चाहिए। अब यहां पर एक और पॉइंट निकल कर आता है, वो ये कि छोटी क्लासों में ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे पास थी, हम इनको ऑब्जर्व करते हुए ही नहीं आए, इसलिए अब ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमें बड़ी लगने लगी हैं, और ये सब चीजें हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड में सीखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा एंटायर ईयर ना, अगर इस पे चलो छोटे बच्चों के हिसाब से ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी, लेकिन उस सिलेबस की क्वांटिटी को देखो और पूरे एक साल को देखो, ठीक है, हमने पूरे साल एग्जाम्स में गुजार दिए, सोचने के लिए वक्त नहीं दिया। यही मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल्स के साथ, कि हम इतने एग्जाम्स लेते रहते हैं ना, कि हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, और इसी वजह से हम थिंकर माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के ये बेसिक सी मैथमेटिक्स के ज्ञान के मतलब ज्ञान के ना होने की वजह से 11वीं 12वीं बीटेक ये सब हमारे लिए टफ बन जाती है। जबकि अगर मैं दिल से आपको बताऊं ना, इंजीनियरिंग में यूज होने वाले वो बड़े बड़े फॉर्मूला जो आपको नजर आते हैं ना, या जो आपने देखी होगी कभी इंजीनियरिंग में, ओ भाई क्या मैथमेटिक्स है, जब आप ये कहते हो, ठीक है, वो एक्चुअली में नर्सरी ग्रेड में जब आप 1 2 3 4 सीखते हो ना, उतने ही आसान होते हैं। इट्स जस्ट कि यार मुझे ये नहीं पता है कि साइकिल चलाने के लिए मुझे पेडल घुमाने पड़ेंगे, ठीक है, मैं साइकिल पे बैठ के हाथ से टायर को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए वो साइकिल चलानी मुश्किल हो रही है। आपको एक बार पता चल जाए कि भाई एक्चुअल जगह कहां है जहां पे जिस चीज को आपको रोल करना है, साइकिल स्मूथली चलनी स्टार्ट हो जाएगी। यही प्रॉब्लम आती है आगे चल के। पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं है, हमारी थिंकिंग पावर का ना ग्रो करना, और समय का सही जगह पे इन्वेस्ट ना होने की वजह से हम लोग थिंकिंग माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी मेंटालिटी ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एक जॉब मिल जाए उसके लिए रह जाती है। जिसने ज्यादा अच्छे से रट लिया उसको बड़ी जॉब मिल जाती है, या फिर उसने कुछ हैबिट्स बना ली हैं उसी फील्ड के अंदर, उसको बड़ी जॉब मिल जाती है, वरना लोग छोटी जॉब करते हैं। लेकिन इनोवेटिव माइंडसेट नहीं बनता है, और नेशन को डेवलप करने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है। देखो, जॉब करने से आप ह्यूमैनिटी का उद्धार नहीं कर सकते हो, बड़ा सोचो थोड़ा, लेकिन एक इनोवेशन करके थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब बना के हमारी रातों को उजियारा कर दिया, उसमें रोशनी भर दी, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हमारी आवाज से जो कंपन पैदा होता है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, और दुनिया बदल गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, खैर उनकी जो टेक्नोलॉजी वो तो बहुत ही एडवांस लेवल पे चली जाती है। न्यूटन पे आते हैं। न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब को देखकर सही सवाल पूछ लिया कि ये नीचे क्यों गिरता है। उन्होंने ग्रेविटेशन कैलकुलस, ठीक है, जो आप 11th में पढ़ने वाले हो, ठीक है, ग्रेविटेशन कैलकुलस और मोशन की पूरी खोज कर डाली, जिसकी वजह से आज हम सैटेलाइट छोड़ पाए हैं, इंसान चांद तक पहुंच पाया है। तो ऐसे ह्यूमैनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है। इनकी एक खोज पूरी ह्यूमैनिटी को इंपैक्ट करती है, लेकिन हमारी 25 साल की पढ़ाई इस एक अकेले इंसान को अगले 40-45 साल स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देती है। तो अब आप चॉइस लो, आप अपने आप से पूछो कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है। इस 25 साल को अपनी जिंदगी के औसतन 25 साल बच्चा पढ़ाई करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, औसतन 25 साल पढ़ने के बाद मैं किस तरह की पढ़ाई से अपने आप को क्या बनाना चाहता हूं कि मैं आगे चल के ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, दुनिया में मेरा नाम हो, या फिर अगले 40 साल में एक जॉब करता हुआ बस अपनी लाइफ को जस्ट जीने के लिए मैं काट दूं, और अपने बच्चों को फिर उसी प्रेशर में डाल के रखूं जिस प्रेशर में हम जी रहे हैं, नंबर्स के प्रेशर में। तो चॉइस हमें सही वक्त पर सही चॉइस लेनी है। आइंस्टाइन जैसी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, न्यूटन जैसी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, लेकिन फिर उनकी तरह थिंकर क्यों नहीं बनना चाहता है। अगर मैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, चाहे वो साइंस की फील्ड में ना हो, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखो, इंडिया के सबसे सफल कप्तान है, उनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क है, थिंकिंग पावर का। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट कहे जाते हैं, उनमें और बाकी क्रिकेटर्स में क्या फर्क है, थिंकिंग पावर का। हाई लेवल पर भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो बहुत बड़े नामचीन है, लेकिन वो उनसे भी ऊपर हैं, यानी कि ये जितना सोच पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर उससे भी ऊपर सोच रहे हैं, जो बाकी के कैप्टन सोच पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी उससे भी ऊपर सोच पा रहे हैं, जहां बाकी के बैट्समैन जितना सोच पा रहे हैं विराट कोहली उससे भी ऊपर सोच पा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, इस बात को हमें समझना है। और ये कंपटीशन ना, नाम बनाने का कंपटीशन जो है, ठीक है, कंपटीशन कह रहा हूं, सॉरी गलत वर्ड, जो कामयाब इंसान है, ठीक है, जो कामयाब इंसान है वो कंपीट नहीं करते हैं, कंपटीशन वर्ड गलत हो गया था, एक्चुअली में कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, विनर्स डू नॉट हैव कंपटीशन, क्योंकि जहां आबादी ज्यादा होती है कंपटीशन वहां ज्यादा होता है, और ये तो सबको पता है कि विनर्स के कंपैरिजन में लूजर्स की आबादी कई गुना ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। तो इस बात को समझो
कंपटीशन से बाहर निकलो, नॉलेजेबल इंसान बनो और लाइफ में अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाओ। ठीक है, उस केस में क्या होगा ना, आपके पास पैसा नहीं भी होगा, आप मान लो अपने एम को अचीव करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आज मेरा माइंड सेट चेंज हुआ और कल मैं सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर यहां हो तो और ये आपकी सक्सेस है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी के लेवल से भी नीचे पहुंचोगे एक बार। तो इस दौरान अगर आपकी थिंकिंग पावर है आपके पास, तो जब ये प्रॉब्लम्स आती है ना, ठीक है, जिसके पास थिंकिंग पावर नहीं है वो जब स्ट्रगल के दौरान डाउनफॉल में जाता है तो वो यहां पे कर देता है क्विट। ठीक है, और फिर उसकी लाइफ ऐसे ही कटती है, ग्रो नहीं करती है। लेकिन जिसके पास थिंकिंग पावर होती है ना, वो प्रॉब्लम्स के दौरान अपनी थिंकिंग के जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, थिंकिंग के जरिए सॉल्व करता है, और वही सॉल्यूशन आगे चल के दूसरों की हेल्प करता है, और उसके लिए एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, उसके लिए एक स्किल रेडी हो जाता है उसके, या फिर उसने उसी प्रॉब्लम के दौरान एक ऐसी इनोवेशन कर दी जो सबके काम आ सकती है। ठीक है, और फिर वो इनोवेशन जब सबको देता है तो उसके पास फंड्स आने स्टार्ट होते हैं और वो उसे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, एंड ही कीप ऑन ग्रोइंग। ये है जे कर्व। ठीक है, इसी चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, क्विट करेंगे तब, क्विट कौन करता है? जिसके पास थिंकिंग पावर नहीं, जिसके पास मोटिवेशन नहीं है। और क्विट कौन नहीं करता है? थिंकिंग पावर है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खोज लूंगा। ठीक है, और मोटिवेशन है कि मैं ये करके रहूंगा। बस डाउनफॉल तो आएगा ही, लूजर्स की लाइफ में भी आता है, सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में भी आता है, और वो यहां से यहां निकल जाते हैं। लूजर्स यहां पर या तो क्विट करते हैं या बाकियों की तरह कंपटीशन की भीड़ में खड़े रहते हैं। मुझे इंडिया के एजुकेशन में एक चीज समझ नहीं आती है, हम लोग 30-30 साल तक एग्जाम्स ही दे रहे हैं, कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचते ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जॉब के लिए एग्जाम्स ही दिए जा रहे हैं। जितना टाइम वो एग्जाम्स में खा जाते हैं ना अपना, उतने टाइम में अगर उसके 1/4 टाइम में वो अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए अगर वक्त दें, और इसके पीछे एक्चुअली में स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, हम टीचर्स की है कि हमने ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं बनाया है। हमने टीचिंग सेक्टर को एक मनी मेकिंग मशीन बना रखी है, और बच्चे जितने साल अपने देंगे उतनी ज्यादा अर्निंग हम करेंगे। और एक चीज बताऊं, फॉर टीचर्स हम लोग राइट एनवायरमेंट क्रिएट करके भी अभी भी ये $1 बिलियन इंडस्ट्री कायम रख सकते हैं। और ये चीज के लिए हमको शुरुआत आज से ही करनी होगी। मैं चाहता हूं, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि ये दुनिया डेवलप करे, हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करे, थिंकिंग पावर बूस्ट हो बच्चों की। हमारी जनरेशन से भी लो थिंकिंग पावर होती है अगले जनरेशन की, और ये सबसे बड़ी नाकामी है एजुकेशन सेक्टर की। जबकि हमसे ज्यादा थिंकिंग पावर उनके अंदर होनी चाहिए, तभी तो देश इवॉल्व करेगा भाई, वरना कैसे करेगा? वो सिर्फ टेक्नोलॉजी चलाने में हमसे तेज है, स्मार्ट है, वरना थिंकिंग पावर में वो कमजोर होते जा रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी। चलो तो देखो, अच्छा डिवीजन पे आ गए थे, 10 में से 9 माइनस किया, एक हिस्सा बचा, उसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में किया, यानी 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया, उसको 3 हिस्सों में लिया। ठीक है, फिर उसका एक हिस्सा बचा, उसको 10 हिस्सों में बांट देंगे। इसी तरह 3.33 आता रहेगा। ठीक है, यानी कि यहां माइनस क्यों करते हैं वो समझ आ गया, क्योंकि 3 × 3 तो +9 होता है। ठीक है, एक्चुअली में +9 होता है, लेकिन आपको वो हिस्सा काट के निकालना है, इसलिए आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। और ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो ये एल्गोरिदम हमको पढ़ाया गया है ना, उसमें ये बोला जाता है, ये लाइन बोली जाती है। अब आपके टीचर ने बोली है या नहीं बोली, बट मेरे टाइम पे मेरे टीचर ने बोली थी कि ये प्लस है तो आप माइनस लिख दो। अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसे याद कर रहा हूं कि ये प्लस है, उसे माइनस लिख दो। नहीं, आपके पास जो रिजल्ट आए ना, आपको वो रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है। यही है डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है, और ये कैसे डिस्कवर हुआ, यहां पे मैंने प्रोसेस दिखाया आपको। और मुझे पता है एक बार में आपको ये नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी तो मिल गई ना। सोचो, 4-5 बार सोचो, अपनी थिंकिंग पावर एनहांस करो कि ये कैसे ढूंढा गया होगा। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर सोचा होगा तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। रिजल्ट आपको 5 मिनट में नहीं चाहिए, रिजल्ट आपको चाहे उसके लिए 50 घंटे लग जाए, लेकिन आपकी सोच नहीं रुकनी चाहिए। जितना सोचोगे उतना ब्रेन ग्रो करेगा, तभी आप कामयाब इंसान बनोगे। थिंकिंग पावर एनहांस करने की ट्रेनिंग है ये। ठीक है, चलो तो भाई अब देखो, यहां पर हमने क्या कहते हैं, डिवीजन को देखा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ठीक है, पहले इसको देखता हूं और इसको देखता हूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू में 1 ले लूं, तो ये बन जाएगा 1 + 1, और ये बन जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, यानी कि 2 × 3, जिसका आंसर 6 होगा। यहां देखो, 1 + 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है, मैं x + 1 से डिवाइड करना चाहता हूं तो। ठीक है, तो अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर आंसर आएगा 3। लेकिन मैं इसको टुकड़ों में 1 + 2 + 2 + 1 में अगर 2 से डिवाइड करूं और फिर देखो क्या आंसर आता है, तो ये आएगा 1/2 + 2/2 + 2/2 + 1/2, यानी कि आया 1/2 + 1 + 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि वही जो फ्रैक्शंस में हम एडिशन करते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने फ्रैक्शन में डिवीजन मतलब डिवाइड किया, फ्रैक्शन बन गया, अलग अलग डिवाइड किया, सबको सॉल्व किया, देखो 3 ही आया। इट मींस कि मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो भाई यहां पर माइनस क्यों करते हैं ये पता चल गया, और इसको डिवाइड किया जा सकता है ये पता चल गया, मतलब सेपरेट सेपरेट है, यहां पर ये कंबाइन होके एक फाइनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, ये हिंट मिला है मुझे, अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे डिवाइड करना आ गया है, ये सिर्फ एक हिंट है नेचर की तरफ से। ठीक है, तो अब किया क्या जाए, ठीक है, किया क्या जाए, तो अब हम करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, आई डोंट नो द प्रोसेस, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मैं एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को डिवाइड करूं एक्स प्लस वन से। उसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास ऑलरेडी नोन रिजल्ट है मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, यानी कि मुझे पता है कि इसको इसको मल्टीप्लाई करने से ये आया है, तो इससे अगर इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये ही रिजल्ट आएगा। यस और नो, सिंपली ऑलरेडी नोन चीज को मैं लूंगा यहां पर, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा कि इसको इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है, तो इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने कहा कि भाई रिजल्ट मुझे पता है, मैं यहां रिजल्ट लिख देता हूं, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मुझे रिजल्ट पता है, तो मैंने कहा कि यार मुझे रिजल्ट पता है, तो अब एक काम करते हैं, चलो इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, तो मैंने कहा इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैंने कहा तो फिर फायदा क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, डायरेक्टली रिमाइंडर जीरो है। ठीक है, तो मैंने कहा यार इस प्रोसेस में तो ये प्रोसेस तो बड़ा डायरेक्ट हो गया, और इससे कोई एक प्रोसीजर डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे ऑलरेडी रिजल्ट पता हो, बट मुझे रिजल्ट नहीं पता है, तो मैंने कहा कि यार जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो मल्टीप्लीकेशन कैसे, कि रिजल्ट मुझे पता है, ठीक है, उस रिजल्ट को मैं साइड में लिख लेता हूं, और इस रिजल्ट का एक भाग यहां पर लेकर आता हूं। ठीक है, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, अभी मुझे नहीं पता है रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक एक करके करना होता है ना मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर यहां पर लेकर आ गया मैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हो, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ले आया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को जब एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स क्यूब, और फिर यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्या करना होता है, डिवीजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस यहां पे जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये लाइन कहना कि प्लस है माइनस कर दो, वो गलत है, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, इसलिए आपका यहां पे माइनस आ गया। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा तो बचा जीरो, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचेगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब रिमेनिंग हिस्सा क्या बचा, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, उसमें से आपने एक तिहाई हिस्सा रख लिया था, प्लस में ये एक हिस्सा बचा हुआ था, ये एक आप यहां पर उतार लाओगे, और वो क्या है, प्लस में 2x प्लस वन, आपका रिमेनिंग ये बचा है। इस पूरे में से आपने ये माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको यहां उठा के रख दिया है, नहीं, इस पूरे में से ये माइनस करो, ये कट गया, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर बचा, बाकी बचा क्या, 2x प्लस वन। अब हमें ये रिजल्ट ऑलरेडी नोन है, मैं यहां लिख देता हूं नोन रिजल्ट, ये रिजल्ट सही है। ठीक है, ये रिजल्ट सही है। अब इस x को लेकर आते हैं, अगले x को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अब इस x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वन, एक्स किसमें है, प्लस में है, और आपको ये क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे लगाता हूं अब मैं माइनस, और यहां लगाता हूं माइनस, और देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये बचेगा मेरे पास x, और रिमेनिंग क्या है, x प्लस वन, ये प्लस वन आ गया। फाइनल क्या बचा, वन बचा। अब इस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वन। ठीक है, और हमें पता है कि भाई वही आंसर आना है, तो वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब x प्लस वन से x प्लस वन माइनस करो, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। और अब बारी है फर्दर ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, अब हमने यहां पर देखो, अब हमारे पास एक प्रोसेस है जो डिवीजन के फॉर्म में है, अब इस प्रोसेस को जरा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता है कि आगे अभी और क्या करना है, नोन रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम जीरो रिमाइंडर तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है x, अब मैं कहूं कि मुझे ये पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो x और एक्स स्क्वायर से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, कि मुझे x और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको देखूं, इन दोनों ने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया, एक्स क्यूब प्रोड्यूस किया, और यानी कि ये एक्स क्यूब आपका डिडक्ट हो गया। तो मैं क्या सकता हूं कि अगर x की पावर वन है तो यहां पर ऐसा x लाओ, x की वो पावर लेकर आओ जो x क्यूब बना दे, जो क्या बना दे, x क्यूब बना दे, तो उससे क्या होगा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। अब आप इस प्रोसेस को देख के सोचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है।
ठीक है, तो हमने कहा यार एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करी, आगे वाले को सबसे बड़ी पावर को पहले हम घटाने की कोशिश करते हैं, तो हमने उस चीज को घटा दिया। लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर ही आया। अब जो एक्स स्क्वायर था उससे उसने काटा और एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगले को देखो, सेम चीज वेरीफाई करो। एक बार में वेरीफाई नहीं होता, एक बार में पता चलता है, डिस्कवर होता है, दूसरी बार में या तीसरी बार में आप वेरीफाई करोगे। तो अब जो ये x है और यहां पर क्या है, यहां पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x और x। अच्छा, तो यानी यहां पर ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ जाए, इसलिए यहां पर x है। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी x से जब 1 को किया तो माइनस एक्स आ गया यहां पर, और बचा क्या, x प्लस 1। अब यहां पर सिर्फ x प्लस 1 है, यहां पर भी x प्लस 1 है। तो तीसरे केस में पूरा वेरीफाई हो गया कि यहां पर 1 क्यों लिया हमने, 1 इसलिए लिया क्योंकि अब x प्लस 1 ही बचा और यहां पर x प्लस 1 ही चाहिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करो ना। तो 1 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर रिजल्ट माइनस एक्स प्लस 1, माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया, जिससे कट के क्या हो जाएगा, 0। इट मींस कि यहां पर अभी हमारे लिए नोन रिजल्ट था, बट इस नोन रिजल्ट के जरिए हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि हमें यहां पर क्या चीज चाहिए, हमें यहां पर ऐसी चीज चाहिए जो इनको डिडक्ट करते करते जितना हो सके उतना काटते हुए आगे बढ़े। अगर कुछ जीरो आ गया तो रिमाइंडर जीरो, जीरो नहीं ला पाए तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर रहेगा, और वही डिवीजन वाले प्रोसेस को हम लिख देंगे। तो अब इसी एल्गोरिदम को वेरीफाई करने का टाइम आ गया है। यही है आपका वो एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम यहां पर। ठीक है, 4x² प्लस 3x+5। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूं x+2 से। ठीक है, x+2 से डिवाइड करता हूं। तो अब मेरा क्या प्रोसेस है, जो मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया उस प्रोसेस के हिसाब से मैं चाहूंगा कि यहां पर 4x² है, तो ऐसा कौन सा नंबर लूं, तो मैं 4x ले लेता हूं, जिससे क्या होगा, यहां पर 4x² आ जाएगा और 4 2 जा 8x आ जाएगा, प्लस में आएगा, और इनको क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो भैया कट गए, ये माइनस में होगा तो ये आ जाएगा -5x+5। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर -5x आए, तो मैंने उसके लिए क्या किया, -5 लिख दिया, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई x इज -5x, तो हो जाएगा -5x और ये बन जाएगा -10। और ये देखो, ये वो रिजल्ट है जिसको मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे 5x कट गया, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, 15। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 15 आ जाए, नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं अब कहूंगा कि दिस 4x² प्लस 3x+5 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी कि x+2 मल्टीप्लाई 4x-5। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस रिमाइंडर यानी कि प्लस में 15, और ये देखो क्वाड्रेटिक लीनियर वाले फॉर्म में स्प्लिट हो गया। कितना इजी है ना। ठीक है, अब अगर इसके रूट्स निकालने होंगे ना, चलो ये भी देख लेते हैं, इक्वल टू 0। ये अपन अभी हमने क्वाड्रेटिक का चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन अब ये अपने लिए मुश्किल नहीं होगा, और ये हो जाएगा, देखो इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन इसके रूट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसको यहां लेके जाओगे ये -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब क्योंकि वो 0 नहीं है तो आप इन दोनों को 0 0 पुट नहीं कर सकते हो। हाँ, पॉसिबिलिटीज ले सकते हो कि ये -3 हो, ये +5 हो, क्योंकि -3 + 5 क्या होता है, 15 होता है, और फिर उल्टा ये +5 हो, ये -3 हो, या फिर ये -5 हो, ये +3 हो। इस तरह से पॉसिबिलिटीज ले सकते हो। खैर, क्वाड्रेटिक में हम लोग इसको सीख ही लेंगे, तो अभी उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका डिवीजन का एल्गोरिदम, जिसको कैसे डिस्कवर किया गया था, ये बात हम लोगों ने जानी। ठीक है, और कैसे डिवाइड करना है, अब ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। ठीक है, कैसे किया है, मैं एक्चुअली में नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि ऐसे याद कर लो, नहीं, प्रोसेस को समझो, फील करो और फिर खुद करो इसको, तभी आप असली नॉलेज ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, और तभी जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो वो आपको उनको याद करने का मन नहीं करेगा, बल्कि वो आपको चैलेंज की तरह मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करने का मन करेगा। जब आपसे सॉल्व नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो और फिर उनको सॉल्व करो। क्वेश्चंस आर फॉर स्टूडेंट्स ओनली, टू टेस्ट कि आपने कितना सीखा है। अगर आप उनको नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर नहीं है। एज सिंपल एज दैट। हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस याद करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत रास्ता है। ठीक है, आपको मार्क्स लाने हैं ये जज करने के लिए कि आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इसलिए नहीं कि 90% लाऊंगा तो पापा मेरे को ये दिलाएंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी। नहीं, वो खुशी टेम्परेरी होती है। लाइफ लॉन्ग की जो लाइफ में जो अचीवमेंट्स होती है ना, ठीक है, अचीवमेंट्स डिग्रीज और मार्क्स नहीं है। कुछ बड़ा करने की, ह्यूमैनिटी को 10 कदम आगे ले जाने की, नेशन को इवॉल्व करने की, इन चीजों को अचीवमेंट बोलते हैं। अचीवमेंट के मामले में ये 10th के बोर्ड के मार्क्स, इन सबको अचीवमेंट मत समझो। मार्क्स लाओ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। ठीक है, लेकिन वो चेक करने के लिए होना चाहिए कि आपने कितना सीखा है। अगर आपके 99% भी आ गए, ठीक है, तो खुश हो, मैं दुखी होने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे ये सोचो कि 1% ज्ञान अभी अधूरा है।
ठीक है, उस 1% को सीखो। बोर्ड का पेपर नहीं है तो क्या हुआ, उस 1% को मेरे को रिविजिट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आगे चल के मुझे क्या पता उसी 1% की नीड हो। खैर ये तो 1% के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन होता है। जैसे मैंने 10th में प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, लेकिन अभी जो मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो मैं एक्स्ट्रा अपना रिसर्च करता रहता हूँ, उसमें प्रोबेबिलिटी की नीड पड़ती है। तो मैंने वापस 9th से अपनी प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो जाके मुझे अब उस थ्योरी के अंदर वहां पे बहुत काम आ रहा है। ठीक है, तो आपकी छोड़ी हुई चीजें आगे चल के आपको नीड पड़ती है, और क्योंकि हमारे अंदर थिंकिंग स्किल्स नहीं होती है ना, तो हम उस छोड़ी हुई चीज को कभी वापस से रिविजिट करते ही नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन में जाके, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने 8 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स को वापस से रिविजिट किया था। लेकिन मेरे सारे इंजीनियर दोस्त थे, वो उसी मैथ को याद करके एग्जाम देना स्टार्ट करते थे। ठीक है, 3 महीने का ही टाइम था, मैंने 1 महीने प्रीवियस रिविजन कर लिया, 2 महीने में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मुझे समझ आ गई। वेरएज मेरे दोस्त जो थे, वो तीनों महीने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के उन इक्वेशंस को रटते रहे रटते रहे रटते रहे, और उन्हें वो चीज समझ नहीं आई। और उसका फायदा भी क्या, मार्क्स रट रट के आ गए, लेकिन वो उसी एग्जाम के अगले एग्जाम पे जब पहुंचे, मतलब अगले सेमेस्टर में जब पहुंचे, तो वो उसको भूल चुके थे, क्योंकि अब वो ज्ञान, वो रटा हुआ ज्ञान उनके किसी काम का नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं रिविजिट करते हुए आया था, मुझे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समझ आ गई, और वो आज तक मुझे याद है। मतलब याद नहीं है, याद बोलना ही गलत है, आज तक मुझे उसकी समझ है। तो यही चीज हमें आगे चल के एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। तो इसी बात को आपको हमेशा फील करना है। तो ये पॉलिनोमियल का चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आपकी बारी है सेल्फ स्टडी करने की, अपने थिंकिंग पावर को एनहांस करने की। और अगेन, अच्छी लगती है वीडियो, आपको लगता है कि मैं सही राह पर आपको लेके जा रहा हूं, तो प्लीज मैक्सिमम अपने 10th ग्रेड के दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर लेकर आइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।